हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं 2023 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था और जो क्वेश्चंस अभी के प्रसंग में भी सही है, मतलब कि इस साल भी ऐसे क्वेश्चंस जो सिलेबस में अभी भी लागू हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एक-एक करके और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 510 का और 92 का, और उसके बाद नियम के हिसाब से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 510 ये रहा, इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और आपका 92 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। भाग देने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करना है अभाज्य संख्या से, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटा होता है 2, इसके बाद होता है 3, इसके बाद होता है 5, 7, 11, 13 आदि। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि ये 2 से भाग हो रहा है या नहीं। आपके सामने जो 510 है, तो आप देखेंगे कि 2 से भाग ये जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में अंतिम अंक में शून्य है और शून्य जो है आपका 2 से भाग होता ही है, तो ये 2 से भाग होगा। तो 2 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं। तो ये हो गया 2 दूना 4, 1 बच गया आपका 5 में 4, क्योंकि 2 दूना 4 हुआ तो हमारे सामने में यहाँ 5 है, 1 बच गया। तो 1 के बगल में हम दाहिनी तरफ इस 1 को लगा देते हैं, तो ये बन गया 11। फिर 11 के लिए हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10। फिर 11 नहीं हुआ, 11 था, 11 नहीं हुआ, 2 पच्चे 10 हुआ, तो फिर से 1 बच रहा है। 1 के बगल में इस 0 को लगाएंगे तो ये 10 हुआ, तो फिर से ये 2 पच्चे 10 हो गया। तो इस तरह से ये 2 से भाग हो गया है। फिर से देखना है क्या ये 2 से भाग होगा। तो इसके अंतिम अंक में 5 है, अंतिम अंक में 5 है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग इसको 2 से भाग नहीं देंगे। तो 2 का काम हो गया तमाम। इसके बाद हम लोग जाते हैं 3 पे। तो 3 से कोई संख्या भाग जाता है या नहीं, पहले ही जांच कर लेना है। क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 5 10, 10 और 2 12। क्या 12 में 3 का हम अगर टेबल पढ़ें, 3 का पहाड़ा पढ़ने पे 12 आता है, तो 3 चौके 12, हाँ आता है। तो ये पूरा संख्या 255 3 से भाग जाएगा, तो 3 से हम लोग इसको भाग देते हैं। ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 अट्ठे 24। तो आपका ये 25 यहाँ पर है और 3 अट्ठे 24 हुआ, 1 बच गया। बगल में ये 5 लिखेंगे तो 15 हुआ, तो 3 पचे 15। इसके बाद फिर से इसको हम जांचेंगे, 8 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 और 5 13 होता है, 13 3 से भाग नहीं होता है, तो ये 3 से भाग अब नहीं जाएगा, 3 का काम भी हो गया ख़त्म। अब हम लोग 5 से देखेंगे, तो 5 से ये भाग जाएगा ही, क्योंकि अंतिम में अंक आपका 5 है। अंतिम अंक यदि 5 हो या शून्य हो तो 5 से भाग होता ही है संख्या। तो ये हो जाएगा 5 एक 5 और 3 बच जाता है, ये हो गया 5 7 35। तो इस तरह से देखेंगे 13 के बाद आपको जो अगला अभाज्य संख्या है वो 17 होता है। तो जब भी इनमें से कोई अभाज्य संख्या आपको मिल जाए इस तरह से, तो आपको भाग देने का प्रक्रिया को रोक देना है। तो 510 का काम जो अभाज्य गुणनखंड का था वो हम लोग लगभग इसको भाग देके कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 510 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी तरह से हम लोग 92 को भाग देते हैं। तो इसके अंतिम अंक में 2 है, तो 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8 और 1 बच गया, तो ये बन गया 12। तो 2 छक 12। फिर ये 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो आगे इसमें भाग देना छोड़ देना है हम लोग को। तो 92 को हम लोग लिखेंगे, 2 यहाँ 2 बार आया है, 1 और 1 2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 2 का घात 2, 2 का इंडेक्स 2 और गुना 23। अब हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपका कैसे निकालते हैं, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड में बारी बारी से देखना है 510 और 92 में कौन सा संख्या जो है मिल रहा है, कौन सा अभाज्य संख्या दोनों में है। तो आप देखेंगे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, 5 है यहाँ नहीं है। तो जो मिल रहा है केवल उसको देखना है, और उसका घात जो कम होगा उसको लेना है। इस 2 का घात यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ 2 है, तो इसमें कम वाला घात हो गया 1, तो एचसीएफ हो गया 2 का घात 1 अर्थात 2। इसी तरह से जब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा काम करेंगे। पहले देखेंगे कि 510 का अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा संख्या जो है कॉमन है। तो फिर से 2 कॉमन है, दोनों में है। इसमें अभी क्या करेंगे, हम लोग 2 का अधिकतम पावर को लिखेंगे। 2 का अधिकतम पावर हो गया 2। इसके बाद आपका कुछ और दोनों में मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो है दोनों गुणनखंडों में मिल नहीं रहा है। तो जो बच जाता है उसको भी हम लोग एक एक करके अभी लिख लेना है। तो गुना ये हो गया 3, फिर आपका हो गया 5,
फिर आपका 17, जो बच गया सारा लिखना है, और यहाँ पर में 23। अब इन सबको गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 पचे 15 और 17 गुना 23, 17 तिया 51 के 1 हो जाएगा, और 17 दूना 34 और 5 39 हो जाएगा। फिर से इसको गुना करते हैं, 15 और 4 को गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये हो गया 391। 60 से गुना करना है तो आप क्या करेंगे, 0 को छोड़ देते हैं, 6 से गुना करते हैं, 6 का 6, 6 नवा 54 का 4, हाथ में 5, 6 तिया 18 और 5 23, और लास्ट में ये 0। तो आपका एलसीएम हो गया 23460। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AC और BC बराबर है, इक्वल है। और ये भी कह रहा है अगर AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। यदि Q जिसका निर्देशांक 0,1 है और बिंदु है आपका, यदि Q 0,1 जिसका निर्देशांक है, बिंदुओं P और Q से समदूरस्थ है तो x का मान निकालना है। x का मान आपको यहाँ पर देख रहे हैं, x है। इफ़ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये सवाल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये बिंदु P है और आपका बिंदु R यहाँ है कहीं पर, R है x,6, और ये दोनों किसी बिंदु Q से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब हुआ जितना डिस्टेंस P और Q का है उतना ही डिस्टेंस P और R का है। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो PQ है, समदूरस्थ का मतलब ये हुआ PQ और QR की दूरी लगभग नहीं, पूरी तरह से बराबर है। समदूरस्थ है का मतलब बराबर है। तो हम लोग इसके लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि PQ बराबर है QR। यदि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमको मिलता है PQ का वर्ग बराबर QR का वर्ग। और दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र कहता है अगर A और B कोई दो बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो AB बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर दें, यानी कि AB स्क्वायर कर दें, तो आपका क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट वाला चिन्ह है वो ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इधर वाले सेक्शन में। तो हम लोग देखेंगे और पाएंगे क्या, पी क्यू को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये पी और क्यू, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 0 कर दें या 0 माइनस 5 कर दें, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। हमको आसानी लग रहा है 5 माइनस 0 लिखना, ये 5 और ये 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -3 माइनस 1 कर देते हैं, -3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर है, तो यहाँ है Q और यहाँ है R। तो ये हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं, 5 माइनस 0 हो गया 5 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएगा, 0 माइनस x का स्क्वायर, और इसी को इस तरह से हम लोग हल करेंगे, -5 का स्क्वायर। यहाँ 5 गुना 5 हो जाएगा 25, -4 गुना -4 16, माइनस x गुना -x स्क्वायर, और ये 5 गुना 5 25। अब दोस्तों इस +25 को अगर हम लोग इधर ले आते तो -25 होता, तो ये 0 हो जाता। इस 25 से ये 25 घट के सीधा हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम लोग को आ रहा है x स्क्वायर बराबर 16, तो ये 16 आ रहा है। तो x बराबर हो जाएगा √16 प्लस माइनस दोनों, तो x का वैल्यू हो जाएगा +-4। तो आपको x का वैल्यू निकालना था, तो x का मान हो गया +4 एंड -4।
आपको यहाँ बताते चलें कि आपको जो बोर्ड में परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा वो इसी तरह का आपको बुकलेट मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन लिखा होगा और उसका आंसर बनाने के लिए आपको जगह होगा। मैं बिल्कुल इसी तरह से आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब परीक्षा में बैठें तो आपको पता हो कि करना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोगों को मान निकालना है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए आप लोगों को तो sin 60 cos 30 यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, इसका मान आपको याद होना चाहिए। sin 30 cos 60 अगर याद हुआ था तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और नहीं हुआ तो फिर तो मुश्किल है। चलिए आपको याद दिलाते हैं। sin 60 का मान होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। फिर यहाँ डॉट है, इसका मतलब हुआ गुना। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान बच्चों उतना ही होगा जितना sin 60 का होता है, तो ये भी हो गया √3/2। प्लस का साइन है, sin 30 का मान होता है 1/2 गुना cos 60 का मान उतना ही होता है जितना sin 30 का होता है, तो ये भी हो गया 1/2। तो आपका ये हो जाएगा √3 गुना √3 √3 गुना √3 हो जाएगा 3, और नीचे में 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 1, और नीचे 2 दूना 4। दोनों का हर एक ही है 4, तो आप अंश को सीधा जोड़ देंगे तो 3 जोड़ 1 हो गया 4, और नीचे भी 4, 4 1 4, 4 1 4, ये कट गया, तो आपका 1 हो गया आंसर। ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये एक प्रमेय है आपका, देखेंगे आप वृत्त चैप्टर में, जो वृत्त पार्ट है उसमें आपको ये एक प्रमेय है। ये प्रमेय पूछा गया है 2 नंबर का, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करना है। एक हम वृत्त बना लेंगे, और इस वृत्त में बाह्य बिंदु एक हम लोग लेंगे। मान लेते हैं कि ये कहीं पर एक बाह्य बिंदु है इधर, इसका नाम देते हैं P, और इस बाह्य बिंदु से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस तरह से एक स्पर्श रेखा, और इधर से भी एक। तो हम यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, और यहाँ पर जहाँ ये स्पर्श कर रहा है M, और इधर N। तो हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि PM और PN दोनों बराबर हैं। इसके लिए हम लोग वृत्त का एक केंद्र ले लेंगे, जो इसका केंद्र होगा, और इस केंद्र का हम नाम देते हैं O। इस O से M को मिला देंगे, इसी तरह से O से N को भी मिलाएंगे, और एक रचना करेंगे, O से हम P को मिला देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 त्रिभुज मिल रहा है हम लोगों को, OMP और OPN। अब हमने इसी पाठ में एक प्रमेय पढ़ा है कि त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एंगल OMP 90 डिग्री है, और एंगल ONP भी 90 डिग्री है। एंगल OMP बराबर हो गया एंगल ONP, ये किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री समकोण। इसी तरह से अब देखें दोनों त्रिभुज में OM बराबर है ON, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, तो रेडियस से दोनों बराबर ही होगा, ये OM और ON। साथ ही OP भुजा, ये जो OP है ये दोनों त्रिभुज के लिए है, OMP के लिए भी है और ONP के लिए भी। तो OP बराबर हो गया OP, ये दोनों भुजा दोनों त्रिभुज के लिए है। इसको हम लोग उभयनिष्ठ कहेंगे या फिर इसी को कॉमन कहेंगे। तो हम लोगों को मिलता है एक समकोण, एक भुजा, और इस समकोण के ठीक सामने में ये है, इसलिए ये हो गया कर्ण। कर्ण, भुजा और एक समकोण। तो हम लोगों का जो ये त्रिभुज है OMP सर्वांग सम हो जाता है त्रिभुज ONP। कौन सा सर्वांग समता से? तो सर्वांग समता हो गया RHS सर्वांग समता। सर्वांग समता दोस्तों आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ना था। आप लोगों को याद होगा कि एक कोण 90 डिग्री हो, एक भुजा मिलता हो, और H फॉर हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण। कर्ण अगर मिल जाता हो, राइट एंगल हो और एक साइड मिलता हो, तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोगों को मिल जाएगा PM
जो हम लोग को सीधे करना था PM और ये PN दोनों बराबर है। ये हो गया CPCT हम लोग को लिख देना है। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब जो सर्वांगसम त्रिभुज है उनके संगत भाग। तो इस तरह से आप देखें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, प्रूव हो गया है, ये हम लोग को प्रूव करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता से है। देखें यहाँ, काजल किसी बच्ची का नाम है। वो एक सिक्का को उछाल रही है एक ही बार और एक चित्त प्राप्त करने का, एक पट प्राप्त करने का प्रायिकता ज्ञात करना है। चित्त और पट नहीं समझे? चित्त का मतलब हुआ हेड और पट का मतलब हुआ टेल। इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते होंगे। तो ये बहुत ही आसान होता है। एक सिक्का में कोई भी एक सिक्का लेंगे तो उसमें आपको या तो हेड मिलता है सिक्का में या तो टेल मिलता है। इस तरह से सिक्के के एक और आपको हेड होता है और एक और टेल होता है। हम लोगों को प्रायिकता निकालना है, तो इसको बनाना कैसे है? हम लोग को सबसे पहले लिखेंगे नंबर A प्रायिकता, P लिखना है एक चित्त प्राप्त करने का, एक चित्त प्राप्त करने का प्रायिकता, करने का प्रायिकता। तो चित्त यानी कि हेड एक ही बार होता है एक सिक्का में, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे एक। और एक सिक्का में कुल कितनी संभावनाएं होती हैं आने की? हेड और टेल 2, तो नीचे हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से B नंबर है P, एक पट प्राप्त करने का प्रायिकता। पट यानी कि टेल, एक सिक्का में एक ही टेल होता है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर यानी कि अंश में लिखेंगे 1 और हर में लिखेंगे 2। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इतने आसान क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। अब ये अगला क्वेश्चन है। एक AP में A बराबर 7 दिया है और A13 आपका A बराबर है 7, A13 यानी कि 13वां पद 35, तो D ज्ञात करना है और S13 ज्ञात करना है यानी कि 13 पदों का योग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा बनाने में। तो इसके लिए 2 फॉर्मूला आपको जो AP वाला है समांतर श्रेणी वाला वो याद होना चाहिए। वो याद नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो दोनों फार्मूला को मैं आपको बताता हूँ। पहला तो आपका फार्मूला होता है, ये आप लोग एग्जाम में लिखेंगे नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, AN बराबर A प्लस N-1 गुना D। और एक फार्मूला होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुना D। आपके दिमाग में ये दोनों चलना चाहिए, दोनों फार्मूला, तभी आपको जो AP वाला क्वेश्चन है वो बनेगा। कुछ कुछ में एक फार्मूला का ही यूज होगा, कुछ में दोनों का होगा। SN का एक और फार्मूला होता है, हालांकि लास्ट टर्म वाला, वो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होना नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। देखते हैं। तो अभी अभी हमने देखा फार्मूला AN बराबर A जोड़ N घटाओ 1 गुना D। यहाँ पर आपको A, यहाँ पर N के जगह में 13 दिया हुआ है। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ 13 दिया हुआ है, तो N के जगह हम 13 रखते हैं क्योंकि हमको अभी भी मालूम हुआ क्या कि N के जगह 13 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ रख देते हैं 13। तो 13 रखते हैं और A का भी मान दिया हुआ है, ये देखिए A का मान कितना दिया हुआ है? 7, तो यहाँ 1 की जगह 7 रख दिया और ये प्लस हो गया। N की जगह हमको 13 रखना है, हमने 13 रख दिया, -1 और गुना D का अता पता क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ देते हैं। अभी देखें कि A13 का मान आपको दिया हुआ है 35 यहाँ ऊपर में, तो A13 की जगह 35 हम मान रख देते हैं। इस 7 को हम बाईं ओर ले आते हैं तो -7 हो गया। ये हो गया 13 घटाओ 1 आपका 12 और D यहाँ पर गुना में है, तो 35 को 7 से घटाएंगे तो आपका हो जाता है 28 और इस 12 को हम ला के भाग करते हैं तो 28/12 बराबर हो गया D। 4 से ये भाग होने की तरह दिखता है, 4 तिया 12, 4 सते 28, तो D का मान आ गया 7/3। अभी हमको A पता है, D निकल गया, हम लोगों को निकालना क्या है? S13। तो SN बराबर ये हमको पता है, तो N की जगह हम 13 डाल देते हैं, तो ये हो जाता है 13/2, 2 गुना A की जगह 7 प्लस N की जगह में आपको डालेंगे 13 घटाओ 1 गुना D का भी हमने मान निकाला 7/3। बस इसको हल कर देना है। ये 3 से भाग हो जाना है, 3 एक 3 और 3 चौके 12, तो आपका ये हो जाता है 13/2। ये हो गया 14 प्लस 4 इंटू 7 28। ये हो जाता है 13/2 इंटू
इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 4 12, 4 1 2 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2। 21 को गुना करते हैं तो 13 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 21 का 21 तिया अगर पढ़ें तो 63 का 3, 21 का 21 और 6 27। तो आपका S13 का मान आपके सामने में है, ये हो जाता है 273। इस तरह से आप स्क्वायर कर दें ताकि जिनके लिए आप ये सवाल बना रहे हैं उनको पसंद आए और आपको नंबर मिले फुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, फिर से क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए जैक लेके आया है। जी हाँ, निर्देशांक के ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे पहला भुजा का निर्देशांक x1 y1, ये हो जाना है x2 y2 और ये हो जाना है x3 y3। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। इसको याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, 1/2 होता है। आप x1 लिखेंगे ब्रैकेट प्लस x2 लिखेंगे ब्रैकेट प्लस x3 लिखेंगे ब्रैकेट, और ये मोड का साइन क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू लेना है। हम लोग इसके अंदर y माइनस वाई लिख लेते हैं। फिर यहाँ गिनती लिखते हैं 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1 में आ गए, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 में आ गए। ये हो गया फॉर्मूला तैयार। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, मान को रख देंगे और आंसर आपके सामने मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को रख देते हैं अलग अलग। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया -5 -2 को दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, मजबूरी हो गया, दोनों में माइनस है तो जोड़ना होगा। ये हो गया 3 और यहाँ पर में माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 + 5, फिर से यहाँ देखें ये है -1 माइनस माइनस, ये हो गया -1 माइनस माइनस +5, तो 5 बड़ा 1 छोटा, 5 में 1 घटा दिए 4 बचा। अब यहाँ पर में ये हो जाता है 1/2, 5 और 7 को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 35, उसके बाद आपका हो गया 3 तिया 9 और 5 चौके 20। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग, ये हो गया 1/2, 35 और 9 44, 44 और 20 64, ये हो गया 1/2। अगर 64 माइनस में रहता तो इसका काम ही यही है कि इसको प्लस में लिखना और क्षेत्रफल को प्लस में ही लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो हमको बचता है, मिलता है 32। और क्षेत्रफल है तो इसमें कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है तो हम लिख देंगे वर्ग मात्रक। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से है ना, ट्रिगोनोमेट्री से है। त्रिकोणमिति अक्सर बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है अगर कुछ फॉर्मूला आपको याद हो, कुछ आइडेंटिटी से वो याद हो तो। और ये क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर का पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिद्ध कीजिए cos a बटा 1 + sin a बराबर है आपका 1 + sin a बटा cos a बराबर 2 sec है। तो इसमें 2 पार्ट है, आप लोग देखेंगे कि इसमें 2 पार्ट है। एक है बायां वाला पक्ष इधर वाला, और आपका एक दाहिना वाला पक्ष है बराबर के बाद वाला। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बायां पक्ष को हम लोग हल करते हैं और दायां पक्ष हम लोग लेके आते हैं, और बाएं पक्ष को हम लोग LHS लिखते हैं। तो LHS है हमारा cos a बाई 1 + sin a प्लस 1 + sin a बाई cos। यहाँ पर जो 2 2 है ना, 2 2 इसको एक साथ कर लेते हैं कोष्ठक में, ब्रैकेट में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला को हम लोग सीधा गुना कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको LHS निकालना भी बोलेंगे, लॉसा निकालना। तो 1 + sin a गुना cos a, ये गुना कर दिया हमने। इसके बाद दूसरा काम है, ये पूरा 1 + sin a से इसको हम लोग भाग देंगे। 1 + sin a से अगर हम लोग ये पूरा को भाग दें तो हमारा 1 + sin a 1 + sin a कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल cos a।
और ये जो बचता है प्रोसेस तरीका यही है, इस कोस ए को आप कोस ए से गुना कर दें। तो गुना करेंगे तो कोस ए गुना कोस ए हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट में हम लोग है कोस ए से इस पूरे को भाग करेंगे। तो क्या होगा, कोस ए और ये कोस ए पूरा कट जाएगा पूरा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए को ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से, इस बचे हुए 1 प्लस साइन ए को इस 1 प्लस साइन ए से गुना कर देंगे। तो गुना करने पे ये हमको मिल जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला का यूज करते हुए, हर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, विस्तृत रूप में लिखेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में आपको दिखेगा। a के जगह आपका 1 है और b के जगह में साइन ए है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। साइन ए का होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, प्लस 2 गुना 1 गुना साइन ए। जस्ट इस फॉर्मूला का यूज हुआ है। और हर आपका वही हम लिखेंगे जो हमने लिखा था, इसको हम जैसा था वैसा लिख रहे हैं। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप आपका है, हमको त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज़ कुछ याद होगा हम सभी को। वो क्या होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिखेंगे। और जस्ट यहाँ पर में 1 का स्क्वायर है तो ये हो गया 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही हुआ। फिर इधर इसको हम लोग जब गुना करेंगे 2 गुना 1 गुना साइन ए, तो ये होगा 2 साइन ए। और हर में 1 प्लस साइन ए गुना कोस ए लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए। और हर में जो था वही आप लिखेंगे। यहाँ पर में 2 और 2 कॉमन है, वेनिस्ट है, 2 को बाहर करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 1, क्योंकि 2 से हम लोग 2 बाहर कर दिए तो यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 1 है, 2 1 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पर 2 को अगर हम लोग बाहर कर रहे हैं तो 1 बचा, और यहाँ से 2 जब निकाल रहे हैं कॉमन तो बचेगा साइन ए। और हर में जो था उसको अभी हम लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि अभी हमको कुछ मिलने वाला है, कुछ दिखने वाला है। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, अंश बचा 2 और नीचे बचा कोस ए। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा 1 बटा कोस ए सेक ए होता है, तो 2 सेक ए, ये हो गया 2 सेक ए। 1 बटा कोस ए होता है सेक ए। यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटीज़ यूज किया था, यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हुआ है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। और इस तरह से जब आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपका ये पूरा सही होगा, और आपके जितने मार्क्स के हैं 3 के हैं तो 3 का 3 मार्क्स आपको फुल मिल जाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जो 2023 में पूछा गया है। देखिए ये ABCD वाला सवाल है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ABC और फिर D निकालना है, और ये 5 नंबर का सवाल आता है। ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, 100% आता है। तो अच्छे से इसको समझिए बनाना कैसे है। इसमें 3 टाइप का होता है क्वेश्चन, तो ये उनमें से किसी एक टाइप का है, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है आपका 3x² - 5x + 2 = 0। इसका विविक्तीकरण निकालना है, पहला काम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, और द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। हम लोगों को रूट्स निकालना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ, ये आपका हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C लिखेंगे। तो दिया है नहीं बोल के हम इसको तुलना भी करके लिखते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ, या फिर हेयर लिख लें, कि जो मर्जी लिख लें। A बराबर हो गया 3,
बी हो गया -5 और सी हो गया 2। इसके बाद हम लोग निकालते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, या फिर अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोल देंगे इसको डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में डी कहते हैं। और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अगला काम है डी निकालना, तो दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू बी के जगह मान डालेंगे, बी है -5, ऊपर में देखें हम लोग ने लिखा है स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 2। इसके बाद एक एक स्टेप में एक एक काम हम लोग करते चलेंगे आगे। डी हो जाएगा -5 का स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 25, -2 बार प्लस हो गया, -4 दिया 12 दूना 24। तो यहाँ से हम लोगों को डी मिल जाता है 1। जब भी डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा आए, 0 से ज़्यादा आए, तो हम लोग आगे के काम को आसान करने के लिए क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल डी। ये तभी निकालना है जब ये मान 0 से ज़्यादा आए, ना आए तो छोड़ दें। इसका फ़ायदा हम लोग देखेंगे, इसका मिलेगा वर्गमूल 1 तो 1 ही होगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं डी 0 से ज़्यादा आया, क्योंकि डी ज़्यादा आया 0 से, इसीलिए कितने मूल हुए, 2 मूल हुए। 2 कैसे मूल हुए, वास्तविक एवं भिन्न। इस बात को हम लोग समझ लें कि जब भी 0 से मान ज़्यादा होगा, 1 2 3 100 1000, तो मूल 2 होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग, है ना। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो हमारा सवाल था कि मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति कैसी हुई, तो आप लोग समझ लें मूल जो है वास्तविक हैं, ये मूल की प्रकृति है। और इसका हम लोगों को मूल ज्ञात करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र का यूज करके। तो द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग इसका जो मूल है वो ज्ञात करते हैं। तो ये आपका द्विघाती सूत्र होता है -b + -√d/2a, और x जो होगा वही मूल होगा। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस यहाँ फार्मूला में है और b आपका -5 है, तो b के जगह में हम लोग ब्रैकेट में -5 लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। अब देखिए ये है √d हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ, इसलिए ही निकाले थे इसी दिन के लिए। तो √d कितना आया है, 1 आया है, तो हम सीधा 1 लिखेंगे यहाँ, और 2 गुना a है आपका 3, ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस 1 और आपका नीचे हो गया 6, तो ये हो जाता है आपका 5 + -1 6। इसको अलग अलग हम लोग लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज x बराबर 5 + 1/6, या लिखें या इंग्लिश में और लिखें, x बराबर 5 - 1/6। तो ये हो जाता है आपका x बराबर 5 + 1 6/6, या x बराबर 5 - 1 4/6। ये 6 से 6 भाग होना है, 6 का 6 6 का 6, तो x हो जाना है आपका 1, या x बराबर ये 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो x हो गया यहाँ आपका 2/3। तो 2 मूल थे और अलग अलग थे, तो देखिए अलग अलग आए हैं, एक आया है 1 और एक आया है 2/3, यहाँ लिख देंगे, अतः 2 मूल 1 एवं 2/3 है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें 2 केस और होता है, बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक तो हो सकता है d बराबर आ जाए आपका 0, तो जब 0 आए तो आपको लिखना है 2 वास्तविक एवं भिन्न मूल नहीं, 2 वास्तविक एवं समान मूल हैं, बराबर मूल हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। और तभी d 0 आ गया, तो 0 आने पे ये तो 0 आएगा, तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं जो है आपका ये √d वाला जो वैल्यू है, जो ये आपका 0 डालेंगे इसमें। अब इसमें 0 डालेंगे तो आगे इसमें कहीं पर भी d वाला पोर्शन नहीं रहेगा, तो केवल d 0 आने पे फॉर्मूला जो आपका हो जाता है x बराबर -b/2a। ये तब होगा जब d का मान 0 आया, और d 0 से छोटा आ गया, -1 -2 -3, तो हमको सिंपली लिख देना है कि हम लोगों को जो मूल होता है वो अवास्तविक होता है, जिसके बारे में 11th में पढ़ना है। तो अभी आपके 10th स्टैंडर्ड में बस इतना ही लिख देना है कि वास्तविक मूल नहीं है यदि d का मान 0 से कम आया तो ये 3 तरह का यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2023 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है
और इनके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका ऊंचाई एवं दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस से, एक बिल्डिंग है, एक ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से आपका एक केबल टावर है, उसका शिखर का एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डिप्रेशन एंगल यानी कि अवनमन कोण 45 डिग्री है। और हम लोगों को निकालना क्या है? केबल टावर का हाइट, केबल टावर का ऊंचाई। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि हम लोगों को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो देखें यहाँ, मान लेते हैं ये जो ब्लू है आपका एक भवन है, ये वाला, और ये टावर है। टावर तो भवन से हमेशा ऊंचा होगा, दोनों ज़मीन पर है। अब बोल रहा है भवन का शिखर से, ये ब्लू वाला भवन है, ध्यान देंगे, इसका शिखर से जो काम हम लोग को करना है वो शिखर से करना है। तो ये इसका शिखर हो गया, इसके शिखर से टावर के शिखर का, ये टावर का शिखर ये हो गया, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और इस टावर के, केबल टावर के फुट का, है ना, केबल टावर के फुट यानी कि पैर, जिसको कि यहाँ पर पाद लिखा हुआ है, पाद जो है ये पाद का मतलब पैर ही होता है। तो इसका अवनमन कोण 45 डिग्री, तो ये कोण आप देख रहे हैं 45 डिग्री है। तो हम लोगों को ये टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर ABCD लिख देते हैं। ये हो गया AB भवन, और टावर हो गया CD, ये मान लेते हैं E। ये भवन के शिखर के समानांतर, ये भूमि के समांतर ये रेखा है। तो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, त्रिकोणमिति का, और 10 फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप लोगों को P/H, B/H, P/B वाला याद होगा। तो 10 60 डिग्री फिगर में देख के आप बताएं क्या होगा। तो 10 60 डिग्री 10 होता है P/B, ये आपके बैकग्राउंड में चलेगा। 10 का फॉर्मूला P/B होता है, ये बैकग्राउंड में चलेगा, ये यहाँ लिखना नहीं है, ये आप सोचेंगे। अब P मतलब परपेंडिकुलर, अब B मतलब बेस, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये आधार। तो 60 का परपेंडिकुलर आपका DE है, और आधार हो गया आपका AE, ये एक हो गया। देखें यहाँ 10 45 डिग्री बराबर हो जाना है CE, ये रहा CE लंब, और आधार AE। अब यहाँ पर जो CE है, ये CE और AB दोनों बराबर हुआ, दोनों समानांतर है। तो CE के जगह में हम लिख दें अगर AB, तो कोई तकलीफ़ तो होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ AB का मान हो गया 7 मीटर, और ये हो गया AE। 10 45 डिग्री का मान आप लोगों को याद होगा, 1 होता है, तो यह हो गया 7 मीटर बाई AE। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुना AE गुना 1 AE हो गया, बराबर हो गया 7 मीटर। तो हम लोगों को AE मिल चुका है। क्या AE ज्ञात करना था? जवाब है नहीं, केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? CD। चलिए देखते हैं ये किस तरह से होगा। देखा जाए तो इसको हमने छुआ भी नहीं था लिखने के बाद, तो अब इसको छूते हैं। चलिए, ये है समीकरण नंबर 1, उसको बुलाते हैं और काम करते हैं। समीकरण 1 से अगर आप अंग्रेजी वाले हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। 10 60 डिग्री आपका हो जाना है, इसका मान √3। DE हम लोगों को तो पता है नहीं, ये पता होता तो हम इतना मेहनत क्यों करते। और AE आपको दिया हुआ है 7 मीटर, जो दिया हुआ नहीं है निकाले हैं। तो ये हो जाएगा DE बराबर 7 मीटर को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 गुना 7, √3 गुना 7 मीटर। तो ये आपका हो गया DE बराबर 7√3 मीटर। ये DE निकल गया। क्या अभी भी केबल टावर का ऊंचाई निकला है? जवाब है नहीं। तो यहाँ पर मैं केबल टावर की ऊंचाई, लेकिन अब हम लोग निकाल पाएंगे हाइट ऑफ केबल टावर। केबल टावर की ऊंचाई ये बराबर है DC, पूरा DC पिंक वाला लाइन, और DC बराबर है DE प्लस EC। अभी हमने DE निकाला 7√3 मीटर, और EC है 7 मीटर। इनमें हमको 7 7 उभयनिष्ठ कॉमन मिल गया, तो यहाँ बच गया √3, और यहाँ 7 है तो 1, और केवल मीटर। तो ये आपका ऊंचाई हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको 10 60 डिग्री 10 45 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। हम लोग इसके लिए P/B यूज करते हैं, ये याद होना चाहिए। आपसे डायग्राम बनना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन आ गया, आपको माध्य ज्ञात करना है। इस पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है किस तरह से माध्य ज्ञात करना है। आप लोग वो वीडियो देखें जाके मेरे प्लेलिस्ट में, आपको समझ में आ जाएगा और ख़ुद से बनाने का प्रयास करें। आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।